इसकी हम करते हैं क्विक एग्जांपल ये है कि एग्जांपल नंबर 1 या एग्जांपल लिख लें। लिखें वेवलेंथ ऑफ water waves is 5 millimeter. फ्रीक्वेंसी के आगे ब्रैकेट में लिखें क्या होती है फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या होती है? हाँ, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड frequency is 100 hertz. Calculate calculate wave speed. Calculate वेव स्पीड। अब आप मुझे बताएं कि वेव स्पीड के लिए हम यहां पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या लगाएंगे? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो वेव स्पीड जो हमें गिवन है वो है, कितना गिवन है वेव स्पीड? वो तो फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 100 हर्ट्ज। और वेवलेंथ कितना गिवन है? 5 मिलीमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा फिर? 500 हर्ट्ज, सॉरी 500। अच्छा एक चीज, मिलीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूले में एक मसला आ सकता है। हरीम, आप क्या पूछना चाह रही हैं बेटा? सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इसमें हमारे पास अगर कोई और यूनिट हो वेव लेंथ के उसी लिए। पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। लिखो यूनिट्स। इस फॉर्मूले में यूनिट्स में मिस्टेक हो सकती है, यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। बेटा इस फॉर्मूले के जो यूनिट्स हैं ना, दे आर इंपॉर्टेंट। तो आप लिखो यूनिट्स। जब आप लिख लोगे फिर डिस्कशन करेंगे। लिख दिया यूनिट्स। इस फॉर्मूले के यूनिट्स में क्या मसला हो सकता है? इस फॉर्मूले के यूनिट्स में ये मसला हो सकता है कि लिखो एफ, फिर लिखो लेमडा, एफ लेमडा, और फिर सामने लिखो वी। अगर एफ होगा हर्ट्ज में और लेमडा होगा सेंटीमीटर में, तो फिर आपको वी मिलेगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। अगर एफ होगा हर्ट्ज में और लेमडा होगा सेंटीमीटर में, तो वी किस यूनिट में मिलेगा? सेंटीमीटर पर सेकंड में। आगे आगे, अगर एफ होगा हर्ट्ज में और लेमडा होगा मिलीमीटर में, तो उस केस में आपको वी मिलेगा, बताएं, मिलीमीटर पर सेकंड में। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अगर एफ होगा हर्ट्ज में और लेमडा होगा फर्ज करें मीटर्स में, तो उस केस में आपको यूनिट मिलेगा मीटर पर सेकंड। क्लियर या कोई कंफ्यूजन है यहां तक? कॉपी कर लो यहां तक। उमर आइए समझ। तो जो भी यूनिट होगा उसके हिसाब से चला जाएगा। ये हमने सीख लिया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हम इसके आगे चलते हैं। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स की प्रॉपर्टीज जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले आपने सीखना है वेव्स का रिफ्लेक्शन। दूसरे नंबर पे आपने सीखना है वेव का रिफ्रैक्शन। तीसरे नंबर पे आपने सीखना है वेव का डेफ्रैक्शन। दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज विच आर इन योर सिलेबस। कौन सी तीन प्रॉपर्टीज? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डेफ्रैक्शन। सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज विच आर इन योर सिलेबस। लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। क्या लिखना है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को हम कहेंगे बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक
of waves after hitting a surface is called reflection. बात को बेटा समझ लो. Bouncing back of waves after hitting a surface is called reflection. तो वेव जो बाउंस बैक करती हैं किसी सरफेस को हिट करके, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. और जिस सरफेस से वेव्स बाउंस बैक करती हैं उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो सरफेस होगी ना, जिससे सरफेस और बाउंड्री जहां से रिफ्लेक्ट करेंगी, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जहां से वेव्स रिफ्लेक्ट करेंगी उस सरफेस को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अच्छा, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि नॉर्मल क्या होगा, क्या चीज पूछी जाए? नॉर्मल. हमने नॉर्मल की लिखनी है डेफिनेशन. नॉर्मल एक लाइन होती है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, नॉर्मल क्या होती है? एक लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है. तो लिखें अ लाइन परपेंडिकुलर, a line perpendicular to the reflecting surface is called normal. तो बेटा क्या होता है नॉर्मल? लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर. ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल. लिख दिया नॉर्मल. अच्छा, नॉर्मल के बाद आप लिखें एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या लिखना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. अच्छा, जो हम लाइन बनाएंगे ना बाउंड्री के परपेंडिकुलर, उसको कहेंगे नॉर्मल. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? लिखें एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incidence. उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको एक बार समझ लो, देख लो, फिर आगे चलते हैं. आगे समझ? क्या समझ आ गई? कि जो एंगल होगा इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब इसके हम आगे चलते हैं. ओहो, ये क्या हो गया? ये डिस्कनेक्ट हो गया. दोबारा कनेक्ट करते हैं. हमारा इंटरनेट पता नहीं किसी मछली ने खा लिया है. वो मछली नहीं होती वो, बस समझ जाओ फिर. वो जब गवर्नमेंट ने बंद करना होता है वो कहते हैं वो मछली खा गई, मछली खा गई. यार मेरे भी घर में सही चल रहा है, यहाँ पे ही मसला होता है. पता नहीं यहाँ पे क्या मसला है. हाँ हरीम, आप क्या पूछना चाह रही हैं बेटा? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब कोई रे पड़ती है ना बाउंड्री के ऊपर, तो उसका जो एंगल होता है ना नॉर्मल के साथ, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. यानी कि इनिशियल एंगल भी कह सकते हैं, शुरू वाला एंगल. ठीक है, स्टार्टिंग एंगल. मैं जरा नेट चेंज करके देखता हूँ. लेकिन तार वाला नेट तो सबसे तेज होना चाहिए, है ना? अब तार वाले नेट से ज्यादा तेज तो कोई नेट नहीं हो सकता. अच्छा जी, तो ये हमने क्या लिख दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस. बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो शुरू वाला एंगल होता है. ठीक है, आप यूं समझ लें. लिखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is called एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आती है समझ बच्चों? तो ये क्या हो गया हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा अब ये देखें, फर्ज करें ऐसे बना के इसको लिख दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उमर ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट को, साउंड को या वाटर वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकती है। ये बना दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बना दी। तो हाजरा बेटा ये क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो वेव्स आएंगी, आपको पता है वेव मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रे यूज करते हैं ना। तो जो रेज आएंगी उनको हम कहेंगे, ये वाली जो रे है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे बेटा इसको हम, इंसिडेंट रे। तो जो ओरिजिनल या इनिशियल रे होगी उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। अंडरस्टूड? इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ, यानी कि ये एंगल, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बना दी है इसको क्या कहेंगे बताओ, इस डॉटेड लाइन को कहेंगे नॉर्मल। अच्छा अब ये जो बीच वाला एंगल बनेगा ये वाला, इस एंगल को क्या कहेंगे उमर बताओ? हाँ, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। उमर ठीक है, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उमर जो इधर से एंगल होगा, ये रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी ना, रिफ्लेक्ट होके इधर से जाएगी, ये अब रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, तो जो वेव्स आएंगी वो इंसिडेंट रे, जो जाएंगी वो रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा ये वाला एंगल, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ, क्या कहेंगे बेटा बताओ? हाँ, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो इंसिडेंट रे का एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बना दो, यहां तक बना दिया, डन। अब आपको एक क्वेश्चन दे दूं, यहां तक कर लिया सारा कुछ कॉपी, आपको एक क्वेश्चन देते हैं। बेटा कॉपी हो गया? हरीम बेटा, हरीम कॉपी हो गया आपका यहां तक? बेटा जी हरीम, सर। ठीक है हरीम। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपने करके देना है। क्वेश्चन ये लिखो कि यहां पे बेटा बना दो आप, यहां पे बना दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पे क्या बना दो बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पे बना देना है जी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ ये एक रे है, ये एक रे है जिसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ये रे है जिसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे।
उमर ये हो गई इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे जो है ये जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। ये है रिफ्लेक्टेड रे। गुड हो गया। इंसिडेंट रे की मान है, रिफ्लेक्टेड रे की मान है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की मान है। अब आपसे कहा हुआ क्या है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द इंसिडेंट represent the incident and reflected wave fronts। बेटा आपसे कहा हुआ है कि रिप्रेजेंट द इंसिडेंट वेव फ्रंट्स एंड द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। शाबाश करो रिप्रेजेंट। यू नो दैट ना कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। तो बेटा वेव फ्रंट्स जो होते हैं ना वो रेज के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं बेटा ताजमीन? वेव फ्रंट्स रेज के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखो मैंने ये लाइन बनाई, फिर ये लाइन बनाई, फिर ये लाइन बनाई, ये लाइन, ये लाइन, ये मैं बनाता जा रहा हूं, ठीक है। ये जो मैंने बना दिए इनको हम कहेंगे दे आर, बेटा ये हमारे पास हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। उमर ये क्या है हमारे पास? इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। ताजमीन ये मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है या आ गई समझ? सर आंसर आ बेटा गई। आप बताएं, आ गई समझना? अच्छा अब अगर मैं कहूं कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बनाओ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके ऊपर हम बनाएंगे क्या? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। ये देखो इस तरह से। उमर ये अब हम क्या बना रहे हैं बेटा? ये हम बना रहे हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। तो इनको हम लेबल कर देंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। उस तरफ से हमने बना दिए इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, इस तरफ से हमने बना दिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। उमर कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो उस तरफ से इंसिडेंट वेव फ्रंट, इस तरफ से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। अच्छा अब लिखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, which wave properties which wave properties are same, which wave properties are same for incident and reflected wave fronts। उमर आपसे ये पूछा हुआ है कि कौन सी वेव प्रॉपर्टीज हैं जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स के लिए सेम है। क्या ख्याल है बेटा बताओ? हाँ एक तो 90 डिग्रीज के एंगल पे है। और वेवलेंथ का क्या ख्याल है? वेवलेंथ सेम है, वेव स्पीड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता। याद रहेगा? अच्छा मैं सारी वेव प्रॉपर्टीज लिखूंगा, आप कहेंगे सेम स्मॉलर बिगर, आप बताते जाएंगे। वेव प्रॉपर्टी, और कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ रिफ्लेक्टेड
कंपैरिजन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ओरिजिनल वेव फ्रंट्स। उमर, लेफ्ट साइड पे हमने क्या लिखा? वेव प्रॉपर्टी। और राइट साइड पे क्या लिखा? कंपैरिजन ऑफ ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। बेटा आ गई बात समझ? अच्छा, अब सबसे जो पहली वेव प्रॉपर्टी हमने कंपेयर करनी है, नंबर वन, वेवलेंथ। हाजरा आप बताएं, वेवलेंथ रिफ्लेक्शन के बाद चेंज होती है या सेम रहती है? सेम फॉर ओरिजिनल, सेम फॉर ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स। वेवलेंथ जितना होगी ओरिजिनल वेव्स की, उतनी ही होगी रिफ्लेक्टेड वेव्स की। उमर ठीक है? बेटा आमना क्लियर? वेवलेंथ के बाद जो सेकंड वेव प्रॉपर्टी है वो है फ्रीक्वेंसी का। बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल की होगी रिफ्लेक्टेड की भी सेम होगी। सेम फॉर ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड waves. Umar, what do you think about wave speed? Wave speed same. डायरेक्शन सेम है या हो गई है चेंज? डायरेक्शन चेंज्ड। डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन हो गई है चेंज। अच्छा, डायरेक्शन के बाद आ जाइए नंबर 5 पे। वेव की डायरेक्शन के बाद मैं आखिरी चीज पूछ रहा हूं, एम्पलीट्यूड। अपनी कॉमन सेंस यूज करो जरा। आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स का एम्पलीट्यूड उतना बड़ा होगा या छोटा हो जाएगा? हाजरा बेटा आप क्या कहती हैं? बेटा रिफ्लेक्शन के बाद ना एनर्जी लूज हो जाती है, छोटा हो जाएगा। जैसे जब वेव जाएगी फिर वापस आएगी तो उतनी बड़ी वेव तो वापस नहीं आएगी ना। रिफ्लेक्शन में थोड़ी बहुत एनर्जी लूज हो जाती है, तो जो वापस आएगी उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा छोटा होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव विल बी स्मॉलर। बेटा रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? स्मॉलर होगा। फ्रॉम हियर ऑन वी आर स्टार्टिंग टुमारो। टुमारो मतलब मंडे। लेकिन मंडे से फिर हम पेस बढ़ा देंगे। और आपका टेस्ट किस चीज का है मंडे को? मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम का। वर्कशीट जो हमने 6 पे करनी है वो अभी ले जाने से तो ले लो, गो थ्रू अगर उसका करके लाना है। ये सारे अब आईजी वाले क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको करवाने हैं। ये हाजरा की भी ले लें। उमर ये 6 बजे वाली क्लास में करेंगे। जी जी आप बताएं। पर आपने मेरा एक किया है हाँ हाँ। हम जब दो डिफरेंट वीडियोस में जाते हैं तो हाँ हाँ। उसमें एक पैरामीटर हमारा ए देखता है, लाइक जो आई थिंक फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ता है या नहीं किसी नहीं, वेवलेंथ तो स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो हमने समझ आती है ठीक हाँ है, हाँ। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स। हाँ हाँ, तो वेवलेंथ सब कैसे चेंज हो रही है? मैं आता हूँ उसमें, सिर्फ एक सेकंड। देखें, जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है ना वो सेम रहती है। तो अगर आप फार्मूले पे फोकस करें, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फार्मूला लिखें v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसमें अगर आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दें तो v और लेमडा का क्या रिलेशन बनेगा? हाँ हाँ। महानूर मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। ओहो, अच्छा वो मैंने अभी तक नहीं भेजी। वो मैं अभी फिर क्लास के बाद भेजता हूँ, ठीक है? चेंज इन स्पीड का चेंज इन रेट। हाँ जी हाँ जी। आप देखें ना, एफ को अगर सेम कर दें तो वी और लेमडा क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएंगे ना। अच्छा अब हम शुरू करते हैं।
ये बेटा ये वाली वर्कशीट थी। और महानूर आखिरी चीज हम क्या कर रहे थे, अगर आपको याद हो, आखिरी चीज कर रहे थे कि जो कोफिशिएंट होगा उसका क्या रूल होगा, याद है ना? रूल फॉर द जी कोफिशिएंट। तो क्या रूल बताया था कोफिशिएंट का, जरा मुझे एक बार दोबारा बता दें। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी तो कोफिशिएंट विल बी टेकन, अगर परसेंटेज होगी तो विल नॉट बी टेकन। यही रूल था ना? जी बताएं सर। जरा, रूल क्या था, एक बार बोलें। मानूर एक बार बताएं कि अगर। Sir, that in case of absolute uncertainty, coefficient will not be ignored और हम्म, percentage में ignore होगा। हाँ, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर दूं, थोड़ा सा लैग आ रहा है। ये पिछले एक दो दिन से नेट का कोई मसला चल रहा है मुल्क में, पता नहीं क्या मसला चल रहा है। आ रहे हैं ना? क्या चक्कर हो सकता है? सिस्टम इतने रोबस्ट नहीं है ना, पैकेट्स ही काम हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हर खाने नहीं चाहिए कि उन्होंने अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कनेक्शन ज्यादा हो गए और कैपेसिटी कम है। ये मसला कनेक्शन और कैपेसिटी का आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा। वो हिसाब से जो सेम इशू दैट एक्चुअली तो नॉइस तो चलने की चीज कोई नहीं है ना, आती है समझ। मैक्सिमम मतलब अगर कैपेसिटी 100 बंदों की है तो कनेक्शन दे दिए 200 बंदों को। ये होता है कि इंटरफेरेंस की भाषा बढ़ जाती है इसकी वजह से एक और सही सही सही। सऊदी अरब 6G पे चला गया, ये लोग 4G से निकले अभी तक। ये अपने जहाज खरीदने पे लगे हुए हैं ना? हैं? बच्चों, मैं दो तीन नेट चेक कर रहा हूँ, कोई सही जो नेट चलता है वो फिर कनेक्ट कर लूंगा, मुझे एक सेकंड दे दो। यार नेट की वजह से ना हमारा बेड़ा गर्क हुआ जा रहा है। बच्चों, मैंने एक नेट कनेक्ट किया, बस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बस 5 सेकंड मुझे दे दो। मेरे पास तीन चार डिफरेंट नेट्स हैं, देखते हैं सही कौन सा चलता है। एकेडमी ने मुझे दिए हुए बहुत सारे नेट्स हैं। बस चल पड़े। Recording in progress. सर ऐसा लग रहा है अकेडमी वालों ने बारियां लगाई हुई हैं, कभी किसी क्लास में नेट का मसला होता है, कभी अच्छा, किसी क्लास। हाँ ये भी मसला है। चले, अल्लाह रहम करेगा। अच्छा, ये अब मुझे लगता है कि ये जो मैंने अभी वाला नेट लगाया ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ मनूर, अब मुझे परसेंटेज और एब्सोल्यूट का रूल बताओ। कोफिशिएंट एब्सोल्यूट में लिया जाएगा, परसेंटेज में नहीं लिया जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो हमने मिलके करना है, जरा देखें। एग्जाम्पल 3 इसमें है कि मैं रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा ना लगा दूं, ज्यादा बेहतर हो